जैसे ही बिहार चुनाव की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ही एसआईआर की बातें जोर पकड़ने लगी थी और लगातार लोग इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि ये वोट चोरी की कोशिश है। चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें या इनसे जुड़े हुए नेताओं की बात करें, उन्होंने लगातार आरोप लगाया कि मोदी वोट चोर हैं और वो वोट चोरी करने के लिए एसआईआर का सहारा ले रहे हैं। वहीं उन्होंने ज्ञानेश कुमार यानी कि जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको भी नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार भी इस कार्य में उनके साथ है, अर्थात तो मोदी का साथ दे रहे हैं, मोदी को बैकअप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एसआईआर रुका नहीं और एसआईआर का जो ये सिलसिला है अब बिहार से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 12 राज्यों में अब ये फिर से शुरू हो गया है और दूसरे चरण की शुरुआत 27 अक्टूबर से हो चुकी है, जो आगे बढ़कर 7 फरवरी तक जाएगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एसआईआर की बातें हैं, एसआईआर के मुद्दे हैं, ये मुद्दे चुनाव को कहां तक प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें से 4 राज्य इसके दायरे में आ चुके हैं, अर्थात वहां भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है और इसका प्रभाव जो भी होगा उससे विपक्ष को कितना नुकसान या फायदा होने वाला है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे शीतला तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या कहते हैं आप? चूंकि वर्तमान में देखा ही जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की बातें हो रही हैं और वहां पर विरोध होना भी शुरू हो गया है, जबकि ये सबको पता है। अमित शाह जी ने कह भी दिया है कि ये होके ही रहेगा। लेकिन अब बिहार में चूंकि अभी देखा गया है कि बिहार में विरोध तो काफी हुआ, लेकिन उसके बाद भी एसआईआर हुआ। अब पश्चिम बंगाल में विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या मानना है आपका कि इससे क्या फायदे नुकसान होने वाले हैं और इससे भाजपा को क्या फायदा उठाना पड़ेगा, फायदा मिलेगा, ये भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जो है पांडे जी, आपने मुद्दा तो बहुत अच्छा, ये प्रश्न आज आपने जो है हमारे भाइयों के बीच में रखा है, तो यह मुद्दा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अब इसमें सवाल देखिए ये है कि क्या एसआईआर का सही उपयोग होगा या गलत उपयोग होगा, इस पर निर्भर करता है। इसमें लाभ और हानि अगर कोई लेके चलता है, जैसे विपक्ष कहता है भैया नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि इसके पहले करीब 2-3 पंचवर्षीय पहले चलते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा में एक सीट है, वह जो है सीट मनगवा की थी। मनगवा की सीट में जो है वहां श्रीनिवास तिवारी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे, काफी चर्चित और काफी दबंग नेता हुआ करते थे। मतलब उनके लिए आप समझ लीजिए कि कांग्रेस 2 भाग में हुआ करती थी। एक श्रीनिवास तिवारी खुद कांग्रेस थे और एक सोनिया और राहुल की कांग्रेस थी, इस तरीके मान चलिए। उन्होंने इतना तक चैलेंज किया था उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, उनको हेलीकॉप्टर से नहीं उतरने दिया। सफेद शेर से वो काफी प्रसिद्ध थे। तो उनका एक, पांडे जी, एक उनका कहना यह था कि दादा नहीं है दऊ है, अब वोट न देऊ तऊ है। दादा नहीं दऊ है, अब वोट न देवे तऊ है। उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वहां भाषण नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि सफेद शेर है, लेकिन मैंने देखा और जाना कि सफेद शेर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस विधानसभा का ये एसआईआर की तरह, हालांकि उसमें एसआईआर की वहां जिक्र नहीं थी, एसआईआर के तहत जो है वहां विधानसभा के टोटल जो वोटिंग थी उसका उन्होंने जो है पूरा सर्वे करवा दिया। एक घर में 1000 लोगों की वोट निकली, यानी एक घरों में 1000 वोट वहां, मतलब यानी एक घर में 1000 लोग रहते थे, एक कमरे में 500 लोग रहते थे, इस तरीके से। और बाद में अंततः क्या हुआ कि श्रीनिवास तिवारी जो है वहां से चुनाव हार गए और उसके बाद से उनका धीरे धीरे करके राजनीति का जो है समापन की ओर चली गई। अच्छा, श्रीनिवास तिवारी जी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस नेता थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी जी कहीं ना कहीं चैलेंज कर बिल्कुल बिल्कुल भाई, मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा था कि मतलब वो गए रीवा, उनको उतरना था रीवा जो है, और हल्का बारिश का भी टाइम था, लेकिन उन्होंने इतने वहां जाम करवा दिए ट्रकों द्वारा और तमाम उसके द्वारा जाम करवा दिए। तो हालांकि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद अपनी जो स्थिति उन लोगों की होती है कमांडो वगैरह की, उसके तहत उतरे और वहां उन्होंने जो है भाषण दिया। उन्होंने भाषण में उन्होंने कहा भी
कि मैंने जो है अभी तक तो केवल हमने जो है सुना हुआ था, लेकिन मैंने जाना। और फिर बाद में जब ये लोग मिलने वहां गए तो उसके बाद जो उनके जीते हुए प्रत्याशी गिरीश गौतम जी थे, गिरीश गौतम बीजेपी थे, ये कांग्रेस थे, तो गिरीश गौतम बीजेपी, तो वहां जब सबका परिचय होने लगा दिल्ली में, ये हुआ ये फला से फला है, ये फला से ये इनको हरा के आए हैं। जब यह बात हुई कि श्रीनिवास को हरा करके आए हैं गिरीश गौतम जी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनके तरफ देखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य पांडे जी, तो यहाँ क्या है, जो एसआईआर है इससे अगर कोई चाहे कि हमको फायदा मिलेगा या कोई चाहे हमको नुकसान होगा, यह अपने वह दिल दिमाग से निकाल दे। हाँ, इसका सही उपयोग होना चाहिए भाई। ये नहीं कि आप जो है जबरन किसी का वोट काट दें, आप जबरन जो है कह दें नागरिकता ही नहीं है, जबरन इस तरीके करेंगे तो देखिए विपक्ष भी चिल्लाएगा, और इस तरीके करेंगे तो फिर सामान्य बात कहीं ना कहीं हो। अभी एसआईआर का जो है जी, अभी बिहार में भी एसआईआर हुआ है, और एसआईआर को लेकर लगातार आरोप लगाए जाते रहे, लगातार राहुल गांधी भी रैली करते रहे, तेजस्वी यादव साथ में रहे, और अन्य नेता भी देखे गए साथ में, और लगातार उनका कहना ये था कि ये वोट चोरी का एक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, वोट चोरी की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये इससे वोट चोरी करवाने की कोशिश है, ये सिर्फ इसको मुद्दा बनाया जा रहा है और इस तरह से विरोध करके कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की, भ्रमित करने की कोशिश हो रही है? नहीं, कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि यह जो है न तो वोट चोरी का मुद्दा है, एसआईआर से कोई नुकसान पांडे जी नहीं है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि एसआईआर से, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एसआईआर से घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैंने यही कहा कि एसआईआर का जो है सदुपयोग होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसी शरीफ व्यक्ति का नाम कट जाए, वह जो है वोट देने का हक उसको न हो, वह वोट न दे पाए। अब देखिए ये पांडे जी एक सवाल है, अब देखिए मैं आपसे जो है आपसे भी करता हूँ, हमारे दर्शक भी हैं, आप मंच पे जो है चिल्लाते हैं कि घुसपैठियों को हमको निकाल फेंकना है, निकाल फेंकना है। यार पहली चीज, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, करीब करीब तीसरी पंचवर्षीय सरकार आपकी है, आप कहते हैं कि निकाल के फेंकना है, घुसपैठिए, तो पहली चीज आए कहां से, मेरी बात समझिए, और आए कहां से? अगर 3 साल 3 पंचवर्षीय मतलब तीसरी पंचवर्षीय तक आपकी सरकार है, जब से है, तो आप कर क्या रहे हैं? इनको कब निकल, जब चुनाव आएगा कहेंगे निकाल के फेंकेंगे, निकाल के फेंकेंगे। या तो बॉर्डर की जो व्यवस्था है वो आपकी कमजोर है, या ये हम मान लें कि आप जो है कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए चुनाव का एक मुद्दा है, चुनाव आता है, आपकी ईडी सीबीआई तैयार हो जाती है, चुनाव आता है, तो कुछ जो है कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उनकी बॉर्डर की व्यवस्था कमजोर है, और मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जिसकी वजह से रोक नहीं पा रहे हैं घुसपैठियों को अंदर आने से। पांडे जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके लोग कह रहे हैं, बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री। जब अगर बीजेपी के लोग यहाँ तक कह सकते हैं कि 20% जो है जो थाने हैं, 80% वो जो है दलालों का अड्डा हो गया, दलाल चला रहे हैं थाने, अगर आपने देखा होगा अभी जो है उसमें साफ तौर पर नेता कह रहे हैं, और उन्हीं के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो अगर जब बीजेपी का अगर गृहमंत्री किसी मंच पर अगर कह रहा है कि घुसपैठियों को हमको निकाल फेंकना है, अरे यार तीसरी पंचवर्षीय है, इसका मतलब क्या समझूं? अगर ये गृहमंत्री अगर कह रहा है, अब वहीं अगर मान लीजिए कि एक रेखा गुप्ता कौन सीएम है दिल्ली की, उन्होंने कह दिया कहा परिवार वाला क्या जाने ये सब। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कमजोर हैं या सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं, विपक्ष कहेगा उसकी माने नहीं जाएगी। उनके लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो गैर भाजपा शासित प्रदेशों से आ रहे हैं। जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल में भाजपा है ही नहीं, और पश्चिम बंगाल से लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। क्या कहना है इस पे आपका? पांडे जी सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश का बागडोर तो आपके हाथ में है ना, स्टेटों से थोड़ी ना घुसते हैं। कहने का तात्पर्य है जो बॉर्डर देश का है वो बॉर्डर किसके हाथ में है? सेंट्रल के किसके हाथ में? मिलिट्री किसके हाथ में है? सब आपके हाथ में है ना, उसमें स्टेट से क्या लेना देना है भाई? वहां के सांसद जो है वहां जीत करके लोकसभा में आए तब तो आप पीएम बने ना, तो आखिर सांसदीय जो आपका जो क्राइटेरिया है जो वो आपके हाथ में है। तो जब देश आपके हाथ में है तो बॉर्डर से घुसेंगे कैसे? तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब सिस्टम कमजोर है आपका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह जी कह रहे हैं। अमित शाह जी जो कि ये खुद गृह मंत्री हैं, वह खुद कह रहे हैं कि हम निकाल के फेंकेंगे। ये आज से नहीं कह रहे हैं, ये जब चुनाव आएगा निकाल के फेंकेंगे, जब चुनाव आएगा निकाल। अरे भैया वो कैसे आए ये बताइए। अगर ठीक है हम कहते हैं कि वो आप कहेंगे कि 15 साल बाद आए, 20 साल पहले आए, चलिए 20 साल, तो 3 पंचवर्षीय तो आप थे ना, अभी तक आप नहीं फेंक पा रहे हैं। आपको कितना पंचवर्षीय चाहिए जो है कि इनको निकाल के फेंकने में, यह भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जंगल राज, अभी आपने वहां चुनाव में कहा बिहार में कि जंगल राज है, जंगल राज, इसको जंगल राज। तो भैया 20 साल से तो आपकी सरकार है, ये जंगल राज। इसके पहले आपको याद होगा कि मैथिली के ठाकुर के पिताजी ने कहा था कि जंगल राज की वजह से हम सुरक्षित नहीं थे, इसलिए हमने 20 साल पहले हम दिल्ली चले गए।
तो 20 साल पहले सुरक्षित नहीं था, 20 साल से तो जंगल, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20 साल से जंगल राज है, भाजपा जंगल राज है। तो ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग इस तरीके कह रहे हैं। बाकी विपक्ष कहेगा, विपक्ष तो भाई वो तो कहेगा, उसके कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि पक्ष जब कह रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो तिवारी जी ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और इनका कहना यह है कि उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज उस हिसाब से नहीं हो रही है, उस क्राइटेरिया को नहीं फॉलो कर रही है जो आपने कहा था, और चूंकि आप लगातार सत्ता में हैं इसलिए जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है आप भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।